तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि थंबनेल देख के आपको जाने गए होंगे और 100% बिल्कुल बात सच है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में, वो भी साइंस का पूरी बुक का निचोड़ प्रश्न करने वाले हैं। अब देखता हूँ कि कौन आपको रोक देता है 90% लाने से। ठीक है, मैं टारगेट आपको बताया था ना कि 90% है, और तो ये तो कम है। आगे चलिए देखिए कितना मैं महत्वपूर्ण तैयारी कराता हूँ आप लोगों को। देखता हूँ कि इस टारगेट से कौन रोक देता है आप लोगों को। बस हाँ, हालांकि आप बस अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, फिर पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों के। 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न साइंस का है, अभी सामाजिक विज्ञान का भी आएगा। फिर देखता हूँ कि कौन किस प्रकार आप लोगों को 90% 2022 बोर्ड एग्जाम में लाने से रोकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा मैं अपना पूरा जितना 100% अपना दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन भाई मुझे 90% चाहिए। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं सीरियस हूँ। पढ़ाई को लेकर तो बिल्कुल सीरियस ही रहता हूँ मैं, ठीक है। और देख भी पा रहे हैं कि वीडियो किस लेवल की आ रही है, कि पूरी 90% तैयारी कराने में लायक ही वीडियो में बना रहा हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ आपसे बहुत ही ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टीचर होने के बावजूद भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए। अब मेरा नाम भी रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कीजिए। और यह वीडियो अगर आपने क्लिक किया है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बैठ जाइए, कहीं अच्छे से बैठ जाइए। आप पूरा 100 का 100 बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे साथ कीजिए और उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। मैं ऑप्शन बोलूँगा, आपको टाइम भी दूंगा करने के लिए, और इसका ऑप्शन बोलते समय मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा ताकि आप भी कमेंट के माध्यम से उसका आंसर बता पाएं। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब समझ रहे हैं, पूरी की पूरी किताब खत्म आपकी, पूरी की पूरी किताब के गेस जितने महत्वपूर्ण प्रश्न सब एक ही वीडियो में समाहित हो जाएगा। बहुविकल्पीय का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस एक ही बात कहूँगा, मैंने इस वीडियो पर टारगेट रखा है 1000 लाइक का। कितना रखा है? 1000 लाइक। क्या संभव है? पूरा हो सकता है। हमें विश्वास है कि आप जरूर इसको पूरा करा पाएंगे, ठीक है। 100% पूरा विश्वास है हमको आप लोगों पे कि जरूर से पूरा करवा पाएंगे। तभी अगला वीडियो में 1000 फिर 1000 लाइक के बाद मैं तुरंत फिर आप लोगों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आऊँगा सामाजिक विज्ञान के। लिखने में बहुत समय लगता है, मेहनत बहुत करना पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसलिए मैं बताया हूँ ताकि आप अच्छे से जान पाएँ कि मैं क्या चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फटाफट आंसर ही बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही साथ कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि लौह चूर्ण, कदा लोहे का छोटे छोटे अगर चूर्ण, लोहे को पीस के छोटा छोटा चूर्ण बना दिया जाए और उसको मैं क्या करूं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किस पे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डालूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालूं तो क्या होगा? मतलब ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और ऑप्शन डी, आयरन लवण एवं जल बनता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को छोटा छोटा पीस के दाना निकल कर दिया उसको और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर इस तरह गिराऊंगा उसको तो क्या होगा? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा बताइए आप लोग इन चारों ऑप्शनों में से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दूं आपको कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्लियर हो गया ना? इस प्रश्न को एकदम याद कर लेंगे, आराम से याद कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत। ये प्रश्न इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा प्रश्न क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जो जल होता है उसका संभावित पीएच मान कितना होता है? बताइए, 5.2, 6.2 कि यहाँ पे 7.2 कि 8.2? बताइए अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है? 5.2, 6.2, 7.2 कि 8.2? बताइए जल्दी से कि क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.2, क्योंकि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान 5.2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है। बताइए ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S Cu2O कि ऑप्शन सी CuFe2S2 कि ऑप्शन डी CuCO3? बताइए ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए Cu2S होता है। क्या? ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र Cu2S होता है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि तांबे का अयस्क है। बताइए तांबे का अयस्क है क्या? बॉक्साइड, मेलेकाइट, आपका कार्नेलाइट कि ऑप्शन डी सिडेराइट? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तांबे का जो अयस्क है, बॉक्साइड होता है, मेलेकाइट,
कार्नेलाइट कि सीडराइट, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूंगा आप लोगों को कि तांबे का जो अयस्क होता है ना वो मेलेकाइट होता है। क्या होता है? मेलेकाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। एफ बराबर आर, ऑप्शन बी एफ बराबर 1/r कि ऑप्शन सी 2f बराबर आर कि ऑप्शन डी एफ बराबर 2r। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? 2f बराबर आर, और यहाँ से आप यह भी निकाल सकते हैं, यह बराबर हो जाएगा r/2। अगर ऑप्शन में या तो ये देगा या तो यह बराबर r/2 देगा, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों में से एक ही देगा। तो देखिए 2f बराबर r दिया है तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या बराबर r/2 होगा, तो दोनों में से कोई एक ही देता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। बताइए जनित्र कि ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर कि ऑप्शन सी अमीटर कि ऑप्शन डी मीटर। बताइए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है कौन सी युक्ति है। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनित्र, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है। कह रहा है कि प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। बताइए यहाँ पे राइबोसोम्स कि माइट्रोकांडिया कि लाइसोसोम्स। बताइए क्या होगा? चारों ऑप्शन में से राइट आंसर। प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो प्रश्न बहुत बार बता चुका हूं मैं, बताइए ना। प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है, माइट्रोकांडिया को तो कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। कह रहा है कि अगर बेकिंग पाउडर है, क्या है? बेकिंग पाउडर, उसको मैं गर्म कर दूंगा तो कौन सी गैस निकलेगी। बताइए CO2, NO2, CO3 कि CO2 कि O2। बताइए बेकिंग पाउडर को अगर गर्म कर दें तो कौन सी गैस निकलेगी। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो सबको मालूम है कि अगर बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, तो NO2 CO3। ठीक है, Na2CO3 गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। तो आई होप 8वें का आप लोगों को बी राइट आंसर आई क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बेकिंग पाउडर गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है? Na2CO3 निकलती है गैस। ठीक है, चलिए सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। कह रहा है कि अगर मैग्नीशियम धातु है तो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का कि रासायनिक परिवर्तन का कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का कि इनमें से कोई नहीं। बताइए मैग्नीशियम धातु को वायु में जलना एक उदाहरण है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए। तो सबको मालूम है कि अगर मैग्नीशियम धातु वायु में जल रहा है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 10वां क्या है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? करा है एम्पियर जो सेकेंड है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? बताइए विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का कि आवेश का कि विद्युत धारा का। बताइए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए सबको मालूम है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश का। किसका? आवेश का। आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। आई होप क्लियर हो गया अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर 10वां मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ एकदम रुकना नहीं है, तब तक 100 में विकल्प प्रश्न खत्म नहीं करूंगा, तब तक आपको मेरा साथ देना है, बने रहना है। ठीक है, बता दे रहा हूँ आपके लिए यही सब वीडियो बनाया जा रहा है कि ताकि 90% आ जाए। चलिए प्रश्न नंबर 11 स्थिर, देखिए क्या रहेगा? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, करा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। कह रहा है कि अगर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। कौन सा? मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि ओम का
नियम। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबको अभी हमने कल परसों बताया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करता है। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करता है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारा के चालक पर लगने वाले बल की अगर दिशा ज्ञात करनी हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही ज्ञात होती है। ठीक है, हमने बहुत एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया था। तो क्लियर है ना? प्रश्न नंबर 11 यहाँ तक बताइए। किसी को दिक्कत हो रही है थोड़ा भी, होना ही चाहिए, दिक्कत क्या होगी? कुछ दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ पढ़ाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 12 बताइए क्या होगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है प्रश्न नंबर 12? निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है कि इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड है कौन? Na2O, MgO, Lo2O3 की P2OS। बताइए निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? राइट आंसर निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों Al2O3 है। क्या है? Al2O3। इसको एकदम याद करिए, सभी प्रश्न पढ़ाए गए हैं, बस एकदम याद करके आपको एकदम बोर्ड एग्जाम पहुंचना है। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कौन? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक तत्व के क्लोराइड सूत्र का, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? अगर इसके क्लोराइड का सूत्र अगर यह है MCl2 तो इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MO2 MO M2O3 की M2O। बताइए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, इसका आंसर तो आना ही चाहिए आप लोगों को। बताइए क्या होगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑक्साइड सूत्र इसका MO, क्योंकि MO से मतलब ऑक्साइड होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ हो गया। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? MO होगा। क्लियर है क्या? MO क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर आइए 14। क्वेश्चन 14 है कि फेफड़े में क्या बोला है? फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है। बताइए फेफड़े में जो शुद्ध रुधिर आता है कहाँ से आता है? बाएं अलिंद से आता है कि दाएं अलिंद से कि बाएं नीले से कि दाएं नीले से? बताइए फेफड़े में जो शुद्ध रुधिर आता है वो कहाँ से आता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको आना ही चाहिए। तो फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है बाएं नीले से। कहाँ से? बाएं नीले से। याद कर लीजिए, कहाँ से? बाएं नीले से आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए क्या है? राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है? कह रहे कि मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है क्या है? तो वृक्क, फेफड़े, त्वचा की यकृत। बताइए वृक्क है, फेफड़े की त्वचा है कि यकृत है? क्वेश्चन नंबर 15 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग, अरे भाई वृक्क है। क्या? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या है? वृक्क है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 16 दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। करा कि अगर आप दूरदृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कि अगर आपके आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो उसके कारण आपकी आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है कि रेटिना से आगे बनता है कि रेटिना के पीछे बनता है कि कहीं नहीं बनता है? बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दूरदृष्टि देना तो रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। अगर निकट दृष्टि दोष रहता है तो रेटिना के आगे बनता है। अगर स्वस्थ मनुष्य का एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है। तीनों ऑप्शन को हमने अच्छी तरीके से बता दिया आप लोगों को। तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है कहाँ? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 17 विभवांतर का मापक यंत्र। कह रहा है कि विभवांतर का मापक यंत्र है। बताइए धारामापी, वोल्ट मीटर, अमीटर की ओम प्रति मीटर। बताइए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए विभवांतर का जो मापक यंत्र है धारामापी, वोल्ट मीटर, अमीटर की ओम मीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से आंसर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? तो विभवांतर को किस में नापते हैं? वोल्ट मीटर में नापते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ये चार ऑप्शन दिया ना, चारों ऑप्शन में बताना कोई एक ऐसा होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा। पहला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी गॉस और ऑप्शन डी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मालूम है तो आंसर बताइए क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्रश्न नंबर 18 है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? कह रहा है कि डायनामो, क्या बोल रहा है कि डायनामो उत्पन्न करता है। जो डायनामो उत्पन्न करता है क्या उत्पन्न करता है भाई? आवेश, विद्युत वाहक बल
कि विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र, बताइए। डायनामो उत्पन्न करता है, डायनामो क्या उत्पन्न करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो डायनामो मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, कौन, डायनामो उत्पन्न करता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20वां देखिए, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोला है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर क्लोरीन के साथ क्या किया जाए, अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिक होता है, कार्बोनिक क्लोराइड का बनना उदाहरण है। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिक क्लोराइड का बनना एक उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कि अपघटन अभिक्रिया, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी होगा संयोजन अभिक्रिया, क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिक क्लोराइड बनता है, इसका बनना एक उदाहरण क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर है, चलिए एकदम भूलिएगा मत इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, बताइए। कोई भी अगर अम्लीय विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, या ऑप्शन डी 0, बताइए। ये तो आपको आना ही चाहिए किसी की, मतलब इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। अगर अम्लीय है तो भाई जाहिर सी बात है कि 7 से कम होगा, अम्लीय है तो 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा, उदासीन रहता तो 7 होता, सब कुछ तो बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 21 हो गया ना। प्रश्न नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, बताना है कि इसमें से अम्लीय कौन है, NaCl, NaHSO4, Na2SO4 कि KCN, बताइए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से अम्लीय कौन है, ठीक है, अम्लीय। तो अम्लीय इसमें से आपको चारों में से कौन सा दिखाई दे रहा है कि जो कि अम्लीय है, तो ऑप्शन बी भाई, NaHSO4, ठीक है। NaHSO4 क्या है, यह अम्लीय लवण है। यहाँ तक क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर आइए कहाँ तक, 23 तक। प्रश्न नंबर 23वां यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब प्रकाश नेत्र में, जब प्रकाश कहाँ पे, नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। कह रहा है कि जब प्रकाश अगर नेत्र में प्रवेश करेगा तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, बताइए। क्रिस्टलीय लेंस पर होता है कि स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया कहते हैं उस पर होता है कि परितारिका पर होता है कि पुतली पर होता है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 23, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन अगर होता है तो कार्निया पर होता है, कहाँ, स्वच्छ मंडल पे होता है, ठीक है। स्वच्छ मंडल याद कीजिएगा, कार्निया पे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि धारा के परिमाण का मात्रक है। कह रहा है कि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, ओम की वाट। इसका आंसर भाई तो बताइए ना, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। धारा का परिमाण, तो धारा किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, बात खत्म। धारा के परिमाण का मात्रक सूत्र क्या होता है, एम्पियर होता है। कितना सिंपल है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जीवाश्म ईंधन है। कह रहा है कि जीवाश्म जो है वो ईंधन है, पेड़ पौधे का, जीव जंतु का, पेड़ पौधे के, जीव जंतु का, कि कोयला एवं पेट्रोलियम का, कि यहाँ पे कोयला का, बताइए। जीवाश्म जो है ना वो ईंधन है, किसका ईंधन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप लोग बता देंगे। तो जीवाश्म किसका ईंधन है भाई, कोयला एवं पेट्रोलियम का, किसका, कोयला एवं पेट्रोलियम का ईंधन है क्या, जीवाश्म। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण ही नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा कि कोयला। अब तो इसका आंसर आप लोग बता देंगे। तो भाई लकड़ी तो जैव मात्रा का उदाहरण है, गोबर गैस भी, कोयला ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। चलिए बाकी तो आप लोग जानते हैं, लकड़ी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, ठीक है। ये समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग जानते हैं बहुत। चलिए आप 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है आप लोगों को ना अच्छे से, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डार्कनेस दिखने लगेगा होगा क्योंकि इस पेन से लिखा हूँ मैं। कह रहा है कि तभी पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए आराम से। कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, बताइए। 2, 0 कि 4 कि 8, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, जल्दी से सोच के इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, 2, 0, 4 कि 8। तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए ना क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो क्या 2। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण लाभ होता है, तो 2 लाभ होता है, ठीक है। 2 एटीपी अणुओं के लाभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन 28 है मुकुलन पाया जाता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी। मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में,
हाइड्रा में कि लिस्मानिया में कि इन सभी में? बताइए। मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन कहाँ पाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में भाई। कितना? हाइड्रा में पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है कहाँ? हाइड्रा में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 29। परागकण, परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। कह रहा है कि परागकण का जो जनन केंद्रक नर युग्मक है वो बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं कितने अणु बनाते हैं, 4, 2, 3 कि 1? बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है कितना? तो 2 नर युग्मक बनाता है। कौन? 2 नर युग्मक बनाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां। कीट परागण होता है। कह रहा है कि जो कीट होता है वो परागण होता है। कीट परागण होता है। बताइए। मक्का की यहाँ पे बेलिस्नेरिया की साल्विया की इनमें से कोई नहीं। बता रहा कीट परागण होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कीट परागण को हम कहते हैं साल्विया में। कीट परागण होता है कहाँ? साल्विया में होता है। ठीक है, ये अब भूलना नहीं आप लोगों की। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कीट परागण होता है साल्विया में। क्वेश्चन नंबर 30 खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है। कह रहा है कि एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम, 6.25 × 10 पे पावर 19 कूलम, कि 1.6 × 10 पे पावर 19, कि 1.6 × 10 पे पावर -19। कह रहा है कि एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्वेश्चन नॉर्मल है, आना ही आप लोगों को चाहिए। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए। तो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे होता है 1.6 × 10 पे पावर 19। तो प्रोटॉन जैसा जानते हैं कि धनात्मक होता है, इसलिए प्लस में लिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन है तो प्लस 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, आवेश। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कह रहा है कि कोशिका जो प्रक्रम है, तो कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा जो है, ऊर्जा मुद्रा है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया है, कि ग्लूकोज है, कि एटीपी है, कि पायरमेंट है? बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा? कि कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस समय एटीपी है। कोशिकीय प्रक्रम में जो ऊर्जा मुद्रा होता है वो क्या होता है? एटीपी होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 भी दिख रहा है, उसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 C2H6 का IUPAC नाम है। कह रहा है कि C2H6 का IUPAC नाम क्या है? मेथेन, एथेन, एथाइन की एथिलीन? सबको आना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 33। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी C2H6 क्या होगा? एथेन। क्या होगा? एथेन होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्लियर, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? देखिए मैं इसको फार्मूला एक बता देता हूं कि C2H6 का IUPAC नाम कैसे जानेंगे। कि अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दोगुने से 2 अधिक होगी तो हमेशा वो एन कहलाता है, एथेन कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन 4 है तो कार्बन की देखिए 2, तो 2 दूनी के 4 और उसका दुगुना। देखिए दुगुना करूंगा तो 2 दूनी के 4 और 2 अधिक करूंगा तो 6 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह हाइड्रोजन की संख्या अगर कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, हमेशा वो एथेन कहलाएगा। ठीक है, तो C2H6 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेन। ये ट्रिक होता है, समझ लीजिए। ठीक, क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि समीकरण, ये जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है इसमें H और Y का मान क्रमशः है। कह रहा है कि Be2C और HH2O फिर YB2OH ट्वाइस CH4, ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है इसमें X और Y का मान बताना है कि इसमें X और Y का मान क्या होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 2,4, 1,2 कि 4,2 कि 2,1 होगा। बताइए अभिक्रिया जो दिखाई दे रहा है इसमें इसमें आपको बताना है कि H और Y का मान क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए होगा ऑप्शन सी 4,2। क्या होगा? 4,2। H की जगह आपका वैल्यू 4 होगा और Y की जगह आपका 2 होगा। ठीक है, तब जाकर रासायनिक संतुलित समीकरण बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि H क्या होगा? H की जगह यहाँ पे 4 होना चाहिए और यहाँ पे 2 होना चाहिए, तब जाके आपका बैलेंसिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। बताइए जो जीवाश्म है वो ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा का स्रोत है कि सौर ऊर्जा का कि कोयला का कि जल विद्युत का? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जीवाश्म जो है ऊर्जा का स्रोत है, किस ऊर्जा का स्रोत है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला कि जल विद्युत? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कोयला। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है क्या? कोयला।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि मानव नेत्र, क्या है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। करा कि अगर मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कार्निया पे, आइरिस पे, पुतली पर, कि रेटिना या दृष्टि पटल पर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबको मालूम है कि मानव नेत्र का अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु का बन रहा है तो रेटिना बनेगा, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना कहिए या तो दृष्टि पटल, बात तो ये कही है, रेटिना भी बनता है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कि जल तथा खनिज लवणों को कौन सा उत्तक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कह रहा है कि जल को तथा खनिज लवणों को कौन सा ऐसा उत्तक है जो पादप के कहाँ अलग अलग भागों में पहुंचाता है। बताइए, मृदु उत्तक कि जाइलम कि फ्लोएम कि कैम्बियम। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 37 क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं कि जल और खनिज लवणों को कौन सा ऐसा उत्तक है जो पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो वो है जाइलम। क्या है, जाइलम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या, जाइलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक 37 तक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर। चलिए 38 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आइए 38 की तरफ। 38 क्या है कि समतल दर्पण, क्या है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। कह रहा कि अगर समतल दर्पण है तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, एक से कम, एक से अधिक के अनंत। बताइए, ये तो सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर तो सभी लोगों को आना चाहिए। ठीक है, कि अगर समतल दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना, 1 होता है, मालूम ही होगा आप लोगों को जरूर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़िए। कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान, अभी हम पढ़ के आए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो क्षारीय का ऑटोमेटिक 7 से अधिक होगा। कहाँ है ऑप्शन भाई, ऑप्शन डी, तुरंत मारिए, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होता है। अम्लीय रहता तो 7 से कम हो जाए, उदासीन रहता तो 7 हो जाता। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है निरूपक तत्व, यहाँ बताना आपको कि इन चारों में से निरूपक तत्व है, कौन निरूपक तत्व है बताइए। तो बताइए Na मतलब सोडियम पोटेशियम, ठीक है, यहाँ बताइए हीलियम Hc। बताइए कौन कौन इसमें से निरूपक तत्व है, बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई निरूपक तत्व सोडियम होता है, बातें खत्म, पढ़ने की क्या जरूरत है। निरूपक तत्व की श्रेणी में क्या आता है, सोडियम एक निरूपक तत्व होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत सारा क्वेश्चन करना है ना। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि एक अणु, क्या है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। कह रहा कि एक अणु ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। बताइए, 32, 34, 36 कि 38। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो होते हैं 38। याद कर लीजिएगा कितने, 38 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। चलिए 42 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, पराग कोष में होता है। बताइए, पराग कोष में होते हैं क्या, व्रायदल होता है, अंडाशय होता है, बीजांड होता है कि परागकण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबको मालूम है कि पराग कोष में परागकण ही होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। बताइए कितना सिंपल है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। बताना है कि चारों में से कौन किसका ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत है लकड़ी, सूर्य, जीवाश्मीय ईंधन कि पवन। मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसके लिए राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। भाई जीवाश्मीय ईंधन है, क्या है, जीवाश्मीय ईंधन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 की तरफ बढ़ चलते हैं। 44 क्या है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, क्षयशील संसाधन है। बताना है कि चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा क्षयशील संसाधन है, कोयला, जल, सौर ऊर्जा कि पादप। तो क्षयशील संसाधन होता है कोयला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि क्षयशील संसाधन इसमें क्या है, कोयला है। तो यहाँ तक 44 तक समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, निम्न में से कौन क्षयशील संसाधन है, तो कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर आइए 45 की तरफ। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने, देखिए आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया। कौन सा पादप का उपयोग किया बताइए, पपीता, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी मटर कि ऑप्शन डी अंगूर। बताइए, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया था। सबको मालूम है कि कौन सा पादप था भाई, मटर था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, मटर का उपयोग किया था। चलिए 46,
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 कि C2H8 कि C4H10, ठीक है, कि C2H6, बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये तो याद होना ही चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने कहा कि एन कब जुड़ता है? एन तब जुड़ता है कि जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, कार्बन है 3, तो हाइड्रोजन अगर कार्बन का दुगुना हो जाता है 3 दूनी के 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो जब भी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक होगा तो हमेशा ON होता है, ठीक है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8। क्लियर है ना कंसेप्ट? बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आना ही चाहिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर की आपका -25 सेंटीमीटर। तो सबको मालूम भाई कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत न होती है। कितना होती है? अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन 48 ग्लाइकोलाइसिस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सुनिए क्या कह रहा है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में, कि राइबोसोम्स में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि अंतःपद्रव्य जालिका में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बताइए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है? करा बताइए, इन चारों में से कौन ऐसा धातु है जो किसी अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कर जाए तो उसको हाइड्रोजन को ही क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो मैग्नीशियम, कॉपर यहाँ पे, कि प्लेटिनम, कि यहाँ पे पारा। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर? सबको मालूम है कि मैग्नीशियम, इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है हाइड्रोजन से, तो इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर देता है? किसी धातु से विस्थापित कर देता है। क्लियर? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए आइए क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको देखते हैं, शांति से आराम से पढ़ेंगे इन चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा युग्म जुड़ा है जो कि प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। कह रहा है कि अगर सोडियम क्लोराइड विलयन को अगर कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया कराऊंगा। ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन को एल्युमिनियम धातु से अभिक्रिया कराऊंगा, कि फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु का अभिक्रिया कराऊंगा, कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और कॉपर धातु का अभिक्रिया कराऊंगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? ठीक है, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बताइए क्या होगा राइट आंसर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी होगा। जब सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु यहाँ पे संयोग करेगा तो वहां पे प्रतिस्थापनीय विधि होता है, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी 50वां का हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? अभी रुकना नहीं, अभी तो 50 क्वेश्चन करना भाई, 90% लाना है ना आप लोगों को, लगे रहिए। चलिए 51 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 51 क्या है? कह रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कह रहा है कि कोई भी अगर चालक तार में जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, कि आयनों द्वारा, कि न्यूट्रॉनों द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका तो आंसर आना ही चाहिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई भी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ये एकदम याद हो जाना चाहिए, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार आपने ये वीडियो देख लिया, आपका झंझट खत्म। मतलब कि विकल्प में कोई रोकेगा आपको? कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया का कोई टीचर हो चाहे लड़का हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। 52 वृक्क बना होता है। कह रहा है कि वृक्क जो है ना, वृक्क बना होता है मूत्र वाहिनियों से, कि मेल्फिगनियन नलियों से, कि नेफ्रॉन से, कि शुक्रजनक नलिकाओं से बना होता है। वृक्क किससे बना होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। बताइए वृक्क जो है वो बना होता है, तो वृक्क किससे बना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेफ्रॉन से बना होता है। वृक्क किससे बना होता है? तो नेफ्रॉन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ूंगा। क्या रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, करा सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 2, 1, 3 की 0। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना है? 2। संख्या कितनी है? 2। सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है?
निम्न में से कौन क्षयशील संसाधन नहीं है? बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन क्षयशील संसाधन नहीं है। पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, वन की सौर ऊर्जा। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा राइट आंसर इसके लिए? निम्न में से कौन क्षयशील संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा। भाई सौर ऊर्जा क्षयशील संसाधन नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्या है? कह रहा है कि टार्चों, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? ठीक है, परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, कि ऑप्शन डी परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो टार्च होता है, सर्च लाइट होता है, तो वाहनों की हेडलाइटों में जो हेडलाइट होते हैं, ऐसा बल्ब कहाँ लगा होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? 55 का ऑप्शन नंबर डी। 55 का और नहीं, वो केंद्र पर नहीं लगा होता है, ये नहीं होगा, ये होता है फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, ऑप्शन बी परावर्तक के फोकस के अत्यधिक क्या होता है? निकट लगा होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि यकृत स्रावित करता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न, जल्दी से बताइए आंसर, सभी लोग को आना चाहिए। यकृत स्रावित करता है लार, अग्नाशय रस, कि जठर रस, कि पीत रस? जल्दी सबका आंसर आना चाहिए, बता दे रहा हूं। चलिए फटाफट आंसर बताइए। सबको मालूम है कि यकृत स्रावित करता है पीत रस। यकृत स्रावित करता है क्या? पीत रस स्रावित करता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर और मतलब क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्लोराइड का देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लोराइड, क्लोराइड का अयस्क उदाहरण है बॉक्साइट का, मेलेकाइट का उदाहरण के, सिडराइट का उदाहरण के, हार्न सिल्वर का है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्न सिल्वर। क्या? हार्न सिल्वर। क्लोराइड का अयस्क उदाहरण है हार्न सिल्वर। ठीक है, तो 57 क्लियर हो गया ना। अब हम बढ़ेंगे 58 की तरफ। चलिए 58 मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है? एटीपीय क्या करा है? एटीपीय तथा NADP2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कि क्लोरोप्लास्ट में, कि पराक्सीसोम्स में, कि लाइसोसोम्स? बताइए एटीपीय तथा NADP2H का निर्माण होता है, चारों ऑप्शन में बताना है कहाँ निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भाई इतना याद रख लीजिए तुरंत, माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि तापीय विद्युत संयंत्र में, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र में उपसंयोग होने वाला ईंधन है। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। ठीक है, जल, यूरेनियम, जैव मात्रा, कि जीवाश्मीय ईंधन? बताए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 59। तो भाई तापीय अगर विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला क्या है? जीवाश्मीय ईंधन। ठीक है, तो मालूम चल गया कौन सा ईंधन यूज होता है तापीय विद्युत संयंत्र में? तो होता है जीवाश्मीय ईंधन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? कह रहा है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? जड़ में, कि पत्ती में, कि तने में, कि पुष्प में? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए, वेरी वेरी, कि जब भी पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? भाई सबको मतलब पत्ती द्वारा। क्या है? पत्ती के द्वारा, पत्ती में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है कि लोहे के फ्राइंग, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि क्या उपयुक्त है? तो क्या ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, कि जिंक की परत चढ़ाकर, कि इन सभी के द्वारा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी के द्वारा, क्योंकि ग्रीस लगाकर भी हम बचा सकते हैं उसके क्षरण को, पेंट लगाकर भी बता सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर भी उसके क्षरण को हम बचा सकते हैं। तो इसलिए इन सभी के द्वारा हम उपयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीस भी लगाकर, पेंट भी लगा देंगे, जिंक की परत भी चढ़ा देंगे ताकि उसका क्षरण न हो पाए। ठीक है, चलिए संक्षारण वस्तु नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि एथिल, लिखा है एथिल, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, बताना है एथिल एल्कोहल का। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल, कि एथेनोइक अम्ल? बताए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 62। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, ठीक है, तो एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। ऑप्शन
ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ जल्दी से फटाफट आंसर आपको बताते चलना। ठीक है, चलिए क्या है 63 कि निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त करता है। ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो ओम के नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। बताइए, धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक, विभवांतर गुणे धारा बराबर नियतांक, कि विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, कि ऑप्शन डी धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध। बताइए कौन सा इसमें ओम के नियम को दर्शा रहा है, जल्दी से बताइए। तो ओम के नियम को क्या, विभवांतर बराबर धारा गुणे आई, वी बराबर क्या होता है आई गुणे आर, यही कहलाता है ओम के नियम। तो वी मतलब विभवांतर, आई मतलब धारा और आर मतलब प्रतिरोध। ऑप्शन डी देखिए यह, अरे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध होता है। क्लियर है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, कह रहा है कि यकृत संश्लेषित करता है। यकृत क्या संश्लेषित करता है भाई, शर्करा, रुधिर, यूरिया की प्रोटीन। बताइए जो यकृत है वो संश्लेषित करता है शर्करा, रुधिर, यूरिया की प्रोटीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, यह 64 है और बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है। बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। तो भाई यूरिया, यकृत संश्लेषित करता है क्या, यूरिया संश्लेषित करता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ चलते हैं और इस स्लिप में आपको देखने को मिलेगा बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है। इससे बाहर कभी जीवन में पूरा का पूरा किताब के ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 दाएं नीले से, कह रहा है दाएं नीले, देखिए मैं मार्क करता हूं, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है। कह रहा है कि दाएं नीले से जो अशुद्ध रुधिर है वो किस अंग में जाता है, फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में कि त्वचा में। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए राइट आंसर कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है, तो फेफड़ों में। किसमें, फेफड़ों में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ क्या है कि गर्म जल, क्या करा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, ध्रुव वाले दिन, अरे मतलब ज्यादा धूप रहेगा उस दिन, धूप वाले दिन कि बादलों वाले दिन कि गर्म वाले दिन कि पवन मतलब वायु वाले दिन। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दूं कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, जिस दिन बादल वाले दिन है उस दिन हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्लियर है, क्योंकि आर्द्रता उसमें बहुत ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होना चाहिए। तो बताइए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दर्पण थोड़ी यूज होता है, तो दर्पण का काम खत्म थे, दोनों दर्पण खत्म, या तो उत्तल या तो अवतल। तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर। आपको भी मालूम है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कोई कभी प्रश्न आएगा तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है उसको देख लेते हैं। मनुष्य में वृक्क, कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कह रहा है कि हमारे शरीर में मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से। बताइए सबको इसका आंसर वाला कि उत्सर्जन से। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आ गए भाई, इतना कि हम लोग को सब कुछ याद हो गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो भाई जाहिर बात है कि अम्ल से हाइड्रोजन वही विस्थापित नहीं कर पाएगी जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगा, अधिक वाला तो तुरंत विस्थापित कर देगा। तो बताइए मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर, जिंक, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, तो भाई मैग्नीशियम तो अधिक अभिक्रियाशील होता है, लोहा भी, कॉपर, हाँ कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील होता है किसी हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा किसी अम्ल में। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल, क्या बोल रहा है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। कह रहा एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है,
इसमें आयरन की मात्रा कम होती है कि यह एक कार्बनिक अम्ल है कि ऑप्शन डी यह एक अकार्बनिक अम्ल है? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए। ठीक है, मैं वक्त देता हूँ, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि क्या कंडीशन है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, कि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, कि यह कार्बनिक अम्ल है, कि यह एक अकार्बनिक अम्ल है, किसके कारण की वजह से दुर्बल अम्ल है। ठीक है, आपको कंडीशन बताना है इसमें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन बी, क्योंकि भाई इसमें जो आयरन की मात्रा है वो कम होती है। ठीक है, इसलिए यह दुर्बल अम्ल होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 70 समझा गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला है कि अम्लीय वर्षा, क्या बोला है? अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि सूर्य वायुमंडल की ऊपरी परतों को तप्त करना आरंभ करता है, कि जीवाश्मी ईंधन के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर व ऑक्साइड के मुक्त होते हैं, कि ऑप्शन सी बादलों के घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, कि ऑप्शन डी पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल होते हैं। बताइए किस कारण अम्लीय वर्षा होने का कारण होता है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्मी ईंधन के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। ठीक है, इसलिए अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अभिनेत्र लेंस, क्या बोला है? अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, कि पक्षमापी द्वारा, कि परितारिका द्वारा? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 के लिए कौन सा होगा राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो अपक्षमापी द्वारा। किसके? पक्षमापी द्वारा हम किसी फोकस दूरी, अपने आंख में जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है कि बोमेन, क्या बोल रहा है? बोमेन संपुट भाग है, कह रहा है बोमेन संपुट भाग है पित्त वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, कि प्रोस्टेट ग्रंथि का, कि वृक्क नलिका का? बताइए, वोमेन संपुट भाग है, बताइए 73 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वोमेन संपुट भाग है वृक्क नलिका का, किसका? वृक्क नलिका का। क्लियर है? वृक्क नलिका का वोमेन एक संपुट भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। कोई अगर क्षार है और उसमें हल्दी मिला देंगे तो कैसा रंग होगा? पीला, नारंगी, भूरा, लाल, कि अपरिवर्तित रहेगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबको मालूम है कि क्षारक के साथ अगर हल्दी का रंग मिलाते हो तो वह भूरा लाल होगा। क्या होगा? भूरा लाल होगा। क्लियर है? चलिए, भूरा लाल का मतलब देखिए, जब भी आपकी साइड पे सब्जी वगैरह गिर जाता है तो उसमें जब क्षार का इस्तेमाल करते हैं, आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो देखेंगे भूरा लाल हो जाता है वो। ठीक है, यही कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 75, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है परंतु सीधा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु उल्टा ही दिखाई देता है? बताना है आप लोगों को। मेरे प्यारे तो बता दूं आप लोगों को कि जो हमारे आंखों में जो नेत्र पे जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है तो वह उल्टा होता है परंतु हमको सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब बनता है उल्टा, लेकिन हमको दिखाई क्या देता है? सीधा दिखाई देता है। ठीक है, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 75 क्लियर हो गया होगा। थोड़े से विदाउट आप लोगों की इस प्रश्न में होने वाला नहीं है। 75 क्लियर है? चलिए 76 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए 76 क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। कह रहा है कि फ्लोएम के द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में, कि प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, कि वसा के रूप में? बताइए, फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको मालूम है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 76 क्लियर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 आइए। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न में से कौन सा युग्म, करा कि चारों ऑप्शन में बताना है, मतलब युग्म है, जोड़ा चल रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया को कौन प्रदर्शित करना है बताना है आप लोगों को। NaCl विलयन कापर धातु का, MgCl2 विलयन एल्युमिनियम धातु का, कि FeSO4 विलयन सिल्वर धातु का, कि AgNO3 विलयन कापर धातु का? अगर ये दोनों आपस में संयोग करके बताइए कि विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन में लागू हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, AgNO3 विलयन कापर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया का यूज होता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया लागू होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को 77। ठीक है, चलिए 78 की तरफ बढ़िए। 78 है कि जीवों में जनन
जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न, देख पहले सुनिए, जीवों में विभिन्नताएं जो होती उत्पन्न होती है वर्दी कायिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा कि लैंगिक जनन द्वारा कि बीजाणु निर्माण द्वारा। मतलब ये बताना है कि किनके द्वारा जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं उत्पन्न होती हैं। तो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है किसके द्वारा, बताना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लैंगिक जनन के द्वारा होता है, किसके, लैंगिक जनन के द्वारा होता है किसी जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 79 कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु स्थित होता है। करा कि अगर निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उस व्यक्ति का जो दूर बिंदु स्थित होगा कहाँ, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर कि अनंत से कम दूरी पर होगा। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो अनंत से कम दूरी पर होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष अगर आपके आंख में है तो व्यक्ति का जो दूर बिंदु होगा ना वो अनंत दूरी से क्या होगा, कम दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, 79 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्लियर है ना, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ चलते हैं, मतलब 80 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है भाई कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध, करा कि अगर मैं ताप बढ़ा दूं तो किसी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो अपरिवर्तित रहता है कि बढ़ता है कि घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। बताइए कि अगर ताप अगर मैं बढ़ा दूंगा तो किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा कि बढ़ेगा कि घटता है, कि कभी बढ़ता है और कभी क्या होता है, घटता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बढ़ता है। कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत प्रतिरोध भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलो आप लोग भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कि एक अवतल दर्पण, क्या बोला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भाई कितना सिंपल है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की 40 सेंटीमीटर की 80 सेंटीमीटर होगा। बताइए इसका आंसर तो सभी लोग बताइए, हल करके बता दिए कितना सिंपल है इसका। तो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी पूछा था। एफ बराबर क्या होता है 2r, एफ बराबर 2r मतलब कि 2r की वैल्यू कितना दिया है, फोकस दूरी। ठीक है, अरे ये फार्मूला ये वाला नहीं होता है, वो फार्मूला तो वो होता है ना, एफ बराबर क्या होता है r/2। तो अगर r निकालूं तो r बराबर हो जाएगा 2f, ये होगा r बराबर 2f। तो दो फोकस दूरी दिया है कितना 20, तो 20 दूनी के 40, ऑप्शन नंबर सी। एफ आर बराबर क्या होता है 2f, फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि f बराबर r/2, तो यहाँ r निकालूंगा तो 2f का गुणा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा r बराबर 2f। फार्मूला होता है r बराबर, यहाँ लिख देता हूँ r बराबर 2f, या यहाँ f निकालेंगे तो f बराबर r/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ेंगे कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों वेश्मों की संख्या होती है। कह रहा है कि मनुष्य के जो हृदय में कोष्ठों मतलब वेश्म उसको बोलते हैं, तो वेश्मों की संख्या कितनी होती है, बहुत बार पढ़ा चुका है, बताइए कितना होता है, 1 2 3 4, तो 4 होता है। कोष्ठों या वेश्मों की संख्या कितनी होती है, 4। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों वेश्मों की संख्या 4 होती है, याद होना चाहिए, एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में आक्सीकारक पहचान कर लिखिए। कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में बताना है, आक्सीकारक पहचान कर आपको लिखना है, आक्सीकारक पहचान कर लिखना है। MnO3 HCl MnCl2 की Cl2। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा कि निम्न अभिक्रिया में आक्सीकारक पहचान कर लिया। आक्सीकारक क्या है, ऑप्शन नंबर ए MnO2। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 की तरफ बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं भाई, बहुत सारा प्रश्न करना है। 84 कह रहा है कि बंकमिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है, फास्फोरस का, सल्फर का कि कार्बन का कि टीन का। बताइए बंकमिस्टर जो फ्लोरीन है एक अपरूप है, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का कि टीन का। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। तो भाई फ्लोरीन किसका है, कार्बन का प्रूफ होता है। फ्लोरीन किसका प्रूफ होता है, कार्बन का, आप लोग जानते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला है 85, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कह रहा है कि जो शुद्ध रुधिर है वो शरीर के अलग अलग भागों में ले जाती है, वो कौन ले जाता है उसको, शिराएं कि महाशिरा की दाएं नीले कि महाधमनी। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 80 नंबर 5। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन, महाधमनी ले जाती है, कौन, महाधमनी। 85 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाधमनी शुद्ध रुधिर को अपने अलग अलग भागों में ले जाती है। ठीक है, महाधमनी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि जब श्वेत प्रकाश
प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का कि हरे रंग का? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 86। तो देखिए ये किसकी बात हो रही है? प्रिज्म की बात हो रही है कि जब श्वेत प्रकाश से प्रिज्म गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है ना, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है कि प्रतिरोध का मात्रक है। बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक है ओम, कि ओम प्रति मीटर, कि ओम सेंटीमीटर, कि वोल्ट? बताइए, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ओम प्रति सेंटीमीटर, कि ओम सेंटीमीटर, की वोल्ट? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई प्रतिरोध का मात्रक सब लोग जानते हैं क्या होता है? ओम होता है, सिंपल बात है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या है? कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है? बताना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबको मालूम है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होगा अम्लीय होगा। क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 की तरफ बढ़ेंगे, उसको देखेंगे 89 क्या क्वेश्चन कह रहा है। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि पल्मोनरी शिरा, क्या बोला है? पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर उसको लाती है? दाएं नीले में, बाएं अलिंद में, कि बाएं नीले में, कि दाएं नीले में? बताइए, पल्मोनरी जो शिरा है वो खुलती है या रुधिर उसको लाती है? कहाँ लाती है? क्वेश्चन नंबर 89 के लिए क्या आंसर हो जाएगा? तो बाएं अलिंद में। क्या हो जाएगा? बाएं अलिंद में पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर उसको कहाँ लाता है? बाएं अलिंद में लाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। बताइए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 729 वाट, 736 वाट, 746 वाट के 756 वाट? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबको मालूम है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अब मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, कि बैगनी रंग के लिए, कि हरे रंग के लिए? बताइए, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए होता है? क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 91 है। सबको मालूम है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, अभी हम बताए हैं क्या कि F बराबर R/2 होगा। तो R कितना दिया है? 10 और 20, तो 20/2 मतलब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10, लेकिन याद रखिए कि 10 + 10 सेंटीमीटर होगा कि -10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फोकस दूरी इधर ही होती है, तो मतलब माइनस होगा, -10 सेंटीमीटर। अगर ये उत्तल दर्पण आता तो +10 सेंटीमीटर होता है, याद रख लीजिएगा। अवतल दर्पण फोकस दूरी इधर होती है ना, तो माइनस में ही होगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है कि मटर के लंबे पादपों का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पादप होंगे। कह रहा है कि अगर एक मटर के लंबे पादपों का अगर हम क्रॉस कर दें अगर बौने पौधे से, ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप प्राप्त होते हैं, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में कैसा पादप प्राप्त होगा? बताइए, लंबे तथा बौने होंगे कि लंबे मटर पादप, कि बौने मटर के पादप, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 93 क्या होगा राइट आंसर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंबे तथा बौने दोनों हो सकते हैं, लंबे भी और बौने दोनों प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए 94 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कह रहा है कि अलैंगिक जो जनन है वो मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, कि यीस्ट में, कि प्लोजोडियम में, कि लिस्मानिया में? बताइए, अलैंगिक जनन जो मुकुलन होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 94, जल्दी बताइए। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 94 का। चलिए 95 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन 95 क्या है कि पुष्पीय, क्या बोला है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। कह रहा है कि पुष्पीय
पादपों में निषेचन होता है? बीजांड में, अंडाशय में, कि पराग नलिका में, कि भ्रूण कोश में? बताइए 95 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी भ्रूण कोश में होता है। कहाँ? भ्रूण कोश में, याद रख लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत। तो पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है भ्रूण कोश में। चलिए आइए 96 कह रहा है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, बताइए प्रोटेस्ट ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, कि एड्रीनल ग्रंथि, कि एपिडिडाइमिस ग्रंथि? बताइए नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भाई प्रोटेस्ट ग्रंथि है, अभी तो नर की ग्रंथि है, तो नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है प्रोटेस्ट ग्रंथि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 97 क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में अपचायक पहचान कर लिखिए। इसमें बताना है कि कौन अपचायक है। ठीक है, अभिक्रिया आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें बताना है कि अपचायक, अपचायक कौन है? Fe2O3 प्लस 3CO बना रहा है, अभिक्रिया करके 2FeO प्लस 3CO2। बताना है कि अपचायक कौन है? बताइए Fe2O3 है, कि CO है, कि Fe है, कि CO2 है? बताइए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, CO। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, CO2 क्या है यहाँ पे? अपचायक है। क्लियर है? इसलिए अपचायक देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों कि यह जो Fe है, तो देखिए Fe अलग हो गया और यह CO इसके साथ अभिक्रिया करा दिया। तो अपचायक मतलब क्या होता है? इसको अलग करके अपने साथ अभिक्रिया करा लेता है। तो देखिए CO मिलकर O2 के साथ CO2 अभिक्रिया करा दिया, तो यहाँ पे अपचायक क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा। ठीक है, चलिए CO यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल, क्या बोला है? एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। बताना है आपको कि जो एसिटिक अम्ल है उसकी क्षारकता होती है 1, 2, 3 कि 4? बताइए क्या होगा क्वेश्चन 98 के लिए राइट आंसर? तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितना? 1 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आइए। क्वेश्चन 99 है कि H2SO4 विलेन का pH मान है। ठीक है, कह रहा है H2SO4 का pH का जो pH मान होगा क्या होगा? 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 99। तो हो जाएगा 7 से कम, क्योंकि H2SO4 विलेन का pH मान 7 से क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ये होता है आपका अम्लीय। तो क्या हो जाएगा? अम्लीय है, तो क्या हो जाएगा? उसका 7 से कम ही तो होगा, क्षारीय रहता, 7 से अधिक हो जाता। चलिए ऑप्शन अब 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन क्या है? बताइए एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होगा। एल्काइन का देखिए, एल्काइन का सूत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है कि जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम हो जाए उसको एल्काइन कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए C3H4, इसलिए कि हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन 2 गुने से 2 कम है। अगर ये 3 है, 3 का दूना करूंगा तो 6, 6 से 2 कम मतलब 4। तो ये होगा जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम होगा तो एल्काइन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे देखा आपने कि मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को बताया। बताइए वीडियो आपको कैसे लगे? धमकदार सीरीज के बाहर तो कभी जीवन में कभी इससे बाहर क्वेश्चन आ सकता है, आजीवन में कभी नहीं आ सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो पसंद आए प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, अभी से फिर से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सबके पास पहुँच पाए, सब अच्छे से नंबर ला पाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।